स्वागत है आपका प्योर पॉलिटिक्स में। और हम बात करेंगे कर्नाटक की खास तौर से इसलिए क्योंकि वहाँ पर एक मंत्री ईश्वरप्पा जो कि पहले से ही विवादित मंत्री रहे हैं, कई सारे उन्होंने कंट्रोवर्सी क्रिएट किए हैं, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है। तो कर्नाटक की पॉलिटिक्स की भी हम बात करेंगे कि किस तरह से बोम्मई जो कि येदियुरप्पा के बाद वहाँ नए मुख्यमंत्री बने थे, वो लगातार कंट्रोवर्सी में घिरे रहे हैं। किस तरह से पहले हिजाब का कंट्रोवर्सी हुआ, उसके बाद हलाल, और उसके बाद किस तरह से बजरंग दल जो परिवार के यानी कि आरएसएस परिवार के जो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, जो उनकी एफिलिएट ऑर्गेनाइजेशन है, उसको कंट्रोल करने में नाकाम रहे और किस तरह से ये जो ईश्वरप्पा हैं उनकी मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। तो प्योर पॉलिटिक्स में बात कर्नाटक की। तो सबसे पहले बात करते हैं ईश्वरप्पा की। ईश्वरप्पा की जो ताज़ा कंट्रोवर्सी है, जो ताज़ा विवाद है, उनके ऊपर एक एफआईआर दर्ज किया गया है। एफआईआर इसलिए दर्ज किया गया है कि एक कॉन्ट्रैक्टर ने सुसाइड किया है और उस कॉन्ट्रैक्टर का ये आरोप था कि ईश्वरप्पा जो पंचायती राज मिनिस्टर हैं, वो लगातार उनसे बिल को पास कराने के लिए घूस मांग रहे थे, यानी कि कमीशन मांग रहे थे। और वो कमीशन जो कॉन्ट्रैक्टर है वो पहले भी दे चुका है, लेकिन उसकी जो परसेंटेज थे वो 40% तक कमीशन चाहते थे। और इसको लेकर जो कॉन्ट्रैक्टर था जिसने सुसाइड किया है, जो एफआईआर दर्ज की गई है, वो कोई नया मामला नहीं है, ये पुराना मामला है और पिछले 2 सालों से चल रहा है। जिस इलाके में, जिस गांव में उसने सड़कें बनवाई थी और उन सड़कों का जो कॉन्ट्रैक्टर का एलिगेशन था कि तकरीबन उसने 4 करोड़ रुपए खर्च किए थे, बैंकों से लोन लिया था, अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया था, और उसके बाद तकरीबन 15 लाख उसने पहले घूस दिया। लेकिन जो ईश्वरप्पा के जो ऑफिसर थे, उनके जो पर्सनल स्टाफ थे, वो चाहते थे कि ये जो घूस की रकम है इसको बढ़ाया जाए बिल को पास कराने के एवज में। और तकरीबन 80 बार से ज़्यादा उसने मंत्री से मुलाकात की, उनके अधिकारियों से मुलाकात की, लेकिन उनके अधिकारी हर बार ये कहते थे कि बिल पास हो जाएगा, लेकिन बिल पास कराने के लिए पहले कमीशन तो दे दो। और उस कमीशन की रकम वो चाहते थे कि बिल के अगेंस्ट में तकरीबन 40% की रकम हो। और उसके लिए जो पाटिल हैं, जो संतोष पाटिल जिसने सुसाइड किया है, वो बेंगलोर से लेकर दिल्ली तक उसने न केवल प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी, न केवल जो पंचायती राज मिनिस्टर हैं गिरिराज सिंह उनको चिट्ठी लिखी, बल्कि वो दिल्ली आकर बीएल संतोष जो कि ऑर्गेनाइजेशन जनरल सेक्रेटरी हैं, कर्नाटक से हैं और काफ़ी इन्फ्लुएंशियल फिगर हैं बीजेपी में, उनसे आकर मुलाकात की। बल्कि अरुण सिंह जो कि बीजेपी जनरल सेक्रेटरी हैं, कर्नाटक के इंचार्ज हैं, उनसे आकर मुलाकात की और सबसे उसने ईश्वरप्पा की शिकायत की कि किस तरह से उन्हें कमीशन मांगा जा रहा है। लेकिन सबने कहा कि मामला हल हो जाएगा और उस भरोसे के साथ वो वापस लौटा, लेकिन मामला हल नहीं हुआ और फाइनली उसने आत्महत्या कर ली। और इसको लेकर कांग्रेस जो वहाँ पे इस पूरे एपिसोड में पॉलिटिक्स की संभावनाएं देख रही है, जिसमें डी के शिवकुमार से लेकर सिद्धरामैया सब कूद पड़े हैं और सब चाहते हैं कि ईश्वरप्पा को सैक किया जाए, बर्खास्त किया जाए इस एपिसोड के लिए, क्योंकि करप्शन के चार्जेस उनके ऊपर पहले भी 2021 में भी लगे थे। जो एक कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन था उसने आरोप लगाया था कि ईश्वरप्पा की मिनिस्ट्री में करप्शन है और वो कमीशन मांगते हैं। और इससे पहले भी आपने देखा होगा कि ईश्वरप्पा की जो पूरी जो करियर रहा है वो कंट्रोवर्सी से घिरा रहा है। चाहे वो थोड़े दिन पहले आपने उनका एक स्टेटमेंट देखा होगा, किस तरह से उन्होंने कहा था कि वो दिन दूर नहीं जब लाल किला पर भगवा झंडा होगा, और उसको लेकर कांग्रेस ने कई दिनों तक असेंबली में रात और दिन दोनों समय पे धरना प्रदर्शन किया था, लेकिन ईश्वरप्पा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। इसके पहले उन्होंने हलाल को लेकर स्टेटमेंट दिया था। किस तरह से जब येदियुरप्पा मुख्यमंत्री थे तो येदियुरप्पा की नाक में उंगली करने का काम जो किया करते थे वो ईश्वरप्पा करते थे। और उन्होंने तो येदियुरप्पा के खिलाफ एक 5 पन्नों की चिट्ठी लिख दी थी, जो कि गवर्नर को भेज दिया था कि येदियुरप्पा जो हैं वो तानाशाह हैं और उन्हें मंत्रालय में काम करने ही नहीं देते। तो उसके पीछे की जो कहानी थी कि ईश्वरप्पा चाहते थे कि उनका येदियुरप्पा को अगर हटाया जाएगा तो उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया जाए, और इसलिए वो येदियुरप्पा को एक तरह से ब्लैकमेल कर रहे थे, उनके ऊपर आरोप लगा कर, और गवर्नर को चिट्ठी लिख दी थी। तो इस तरह से ईश्वरप्पा का जो कंट्रोवर्सी से पुराना नाता रहा है, पुराना उनका करियर रहा है। जब बीजेपी के एक नेता से मैंने ये पूछा था कि ईश्वरप्पा जैसे जो व्यक्ति हैं उनको बीजेपी हाईकमान कैसे टॉलरेट करता है, तो उनका जवाब था कि देखिए, स्टैंडर्ड जो ऑपरेटिंग जिसको कहते हैं प्रोसीड्योर, जो एसओपी है, उसके तहत हम ऐसे नेता जो कि भड़काऊ बयान देने के आदी रहते हैं उनको हम पहले इंस्ट्रक्शन देते हैं। जब ऐसे बयान देते हैं तो कहते हैं कि ऐसे बयान आपको नहीं देने चाहिए, लेकिन वो नेता थोड़े दिन तक चुप रहते हैं, फिर से वो चूँकि उनकी वो आदत होती है और इसलिए उस तरह के बयान देते रहते हैं।
लेकिन अब सवाल ईश्वरप्पा का नहीं है। जो मुख्य मुद्दा है वो कर्नाटक में जिस तरह से येदियुरप्पा के हटने के बाद बोम्मई ने वहाँ का ताज संभाला, तो बोम्मई की जो परेशानियाँ हैं वो पहले दिन से लगातार बढ़ती रही है। उसके कई सारे कारण हैं, उन कारणों की हम विवेचना करेंगे। आखिर बोम्मई कर्नाटक को कंट्रोल करने में उस तरह से इफ़ेक्टिव क्यों नहीं हो रहे हैं जिस तरह से येदियुरप्पा थे, इसके पीछे के कारण क्या हैं, तो उन कारणों को समझते हैं। जो येदियुरप्पा थे, येदियुरप्पा एक तरह से अपने यानी कि बीजेपी के एबीवीपी और उस तरह से वहाँ से उस रैंक से निकले थे और बीजेपी के टॉप लीडरशिप में शामिल हुए थे, मुख्यमंत्री बने, यानी कि होम ग्राउंड कैडर से वो निकले हुए थे। वो बजरंग दल से लेकर वीएचपी के सारे नेताओं को जानते थे और जब इस तरह की कोई कंट्रोवर्सी होती थी तो येदियुरप्पा के पास एक चाबुक था जिससे कि वो उनको कंट्रोल कर सकते थे, उनको रोक देते थे कि ये शासन के लिए, सरकार के लिए अच्छा नहीं होगा, और इस तरह से कंट्रोवर्सी जो थी वो डाई डाउन हो जाती थी, खत्म हो जाती थी। लेकिन चूंकि बोम्मई उस परिवार से नहीं आए हैं, वो जनता दल परिवार से आए हैं, तो इसलिए उनका जो इन्फ्लुएंस है वो परिवार के जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, संस्थाओं पर उस तरह से नहीं है जिस तरह की येदियुरप्पा का था। दूसरा जो कारण है, येदियुरप्पा दोनों कम्युनिटी में, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, दोनों के बीच में लोकप्रिय थे और कभी भी उन्होंने उस तरह से भेदभाव नहीं किया, क्योंकि उनके पास एक सपोर्ट बेस था। लिंगायत कम्युनिटी का 17% का सपोर्ट बेस था जो येदियुरप्पा को एक पुश देता था और इसलिए लिंगायतों के वो सबसे बड़े लीडर कर्नाटक में स्टैब्लिश हुए। तो इसलिए उनको उस तरह का क्राइसिस नहीं था, वोट लाने की क्राइसिस, जो कि क्राइसिस बोम्मई के पास में है। बोम्मई ने जिस तरह से उपचुनाव बाईपोल पिछला जो हुआ था उसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा, अपने होम डिस्ट्रिक्ट में हार का सामना करना पड़ा, तो इस तरह से बोम्मई को लगता है कि अगर सरकार बचानी है और मुख्यमंत्री के पद पर रहना है तो उन्हें कम से कम अपना जो सपोर्ट बेस है वो उसको एस्टैब्लिश करना होगा। और वो लिंगायत जिस तरह से येदियुरप्पा को हटाने के बाद से नाराज है, तो इसलिए बोम्मई के पास एक ऑप्शन बचता है कि इस तरह से वो रिलीजियस पॉलिटिक्स करें, वो पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स करें, और इस पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स में जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है उनको कहीं ना कहीं साथ लेके चलना होगा। ये बोम्मई की दूसरी परेशानी है। लेकिन इन सब में लोचा क्या है, इसमें दिक्कत क्या है कि ये सारी जो कैलकुलेशन है वो बीजेपी को सूट करता है अपने उन इलाकों में आउटरीच को बढ़ाने के लिए, लेकिन दिक्कत तब हो जाती है जब ये बेकाबू हो जाते हैं, जब फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन बेकाबू हो जाते हैं और गवर्नेंस का एजेंडा पीछे छूट जाता है तो दिक्कत हो जाती है। और इसलिए अभी थोड़े दिन पहले बीजेपी हाईकमान ने बोम्मई को निर्देश दिया कि आप गवर्नेंस पे ध्यान दें, इन सबको फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन को काबू करें और लॉ एंड ऑर्डर को इस्टेब्लिश करें, क्योंकि बिना गवर्नेंस के वोट नहीं मिल सकते असेंबली में, जो कि 2023 का विधानसभा चुनाव है। तो इसलिए दोनों को एक साथ रखना होगा, गवर्नेंस भी करना होगा और दूसरा की जो पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स है वो भी साथ साथ चलती रहनी चाहिए, लेकिन गवर्नेंस का जो एजेंडा है वो ऊपर रहना चाहिए। बोम्मई ये भूल गए थे, उन्हें लगा था कि पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स से काम चल जाएगा और वो कहीं ना कहीं लिंगायत जो बेस है उसको भी इंटैक्ट रख पाएंगे और पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स है वो कहीं उन्हें असेंबली में लीड दिलाएगी। लेकिन वो एक कुल मिलाकर उस कंफ्यूजन की वजह से ही बोम्मई का जो एडमिनिस्ट्रेशन पे कंट्रोल है वो कमज़ोर हुआ है, जिसके कारण ईश्वरप्पा या दूसरे मंत्री इस तरह के बयान देते हैं और कहीं ना कहीं वो अपने मंत्रियों को भी काबू कर पाने में नाकाम रहे हैं। शंकर हरिमेश, द प्रिंट। लेकिन आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने कमेंट्स, अपने रिएक्शन लगातार हमें भेजते रहें।